वेलकम टू सरावगी क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है हाउ टू प्रिपेयर साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसके तहत हमने पूर्व में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, भूगोल से संबंधित बेसिक फंडामेंटल पे जोर दिया। आज हम पर्यावरण पे एक सामान्य लेक्चर होगा। इसके पश्चात उसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग कंटेंट वाइज हम डिस्कस करेंगे समय समय पर। लेकिन वास्तविक स्वरूप में पर्यावरण जो विश्व की एक ज्वलंत समस्या है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम इसकी वास्तविकता, महत्व, जो हमारा अतीत रहा, जो हमारा वर्तमान है और जो भविष्य में कुछ इसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए हम एक समेकित रूप से समन्वित प्रयास है कि वास्तव में पर्यावरण को इतना इन चुनिंदा वर्षों में क्यों कठिन प्राय समझ लिया गया। पूर्व में भी हम जब भूगोल पढ़ रहे थे, पर्यावरण, वातावरण, वायुमंडल, इन बातों पे जोर दे रहे थे। आज हम उस ओर जाकर के नहीं, हमारा ध्येय है कि वास्तव में पर्यावरण विश्व के लिए ऐसी समस्या क्यों बन गया। तो मैं शॉर्टली परि प्लस आवरण, दूसरा एनवायरन का मतलब होता है सर्कल, और मेंट का मतलब होता है चतुर्दिश, चारों ओर। तो समेकित रूप से हो गया चारों ओर घेरना, चारों ओर घेरना। हम देखो एक वर्ड है एनवलप। एनवलप का पर्याय है ये, पर्यायवाची शब्द अपन बोलते ना, एनवलप का पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रकार से आपको पर्यावरण में परि प्लस आवरण, एनवायरन का मतलब सर्कल, मेंट का मतलब चतुर्दिश, और जो हमारा लक्ष्य है चारों ओर घेरना। बाकी हम ये तो कहते हैं सराउंडिंग है हमारी, इसको अपन यहाँ सराउंडिंग वर्ड से यूज करते हैं। खैर, ये सब बातें आप भी भली भांति जानते हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट है विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है एक आग का गोला था। 5.5-6 अरब वर्ष पूर्व स्प्लिटेड इनटू पार्ट, देन कन्वर्ट इनटू लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. We will discuss about in your last class. Today we will discuss about focus on how can study about environment, कि पर्यावरण को हम किस नजरिए से देखें, क्या हम गलती कर रहे हैं और क्या इसका विधान रहा है। इसको एक कैप्सूल के रूप में
समेकित रूप से आज हम इस पे प्रकाश डालेंगे और उसके पश्चात इसके जो टॉपिक हैं उन पे धीरे धीरे जो हमें प्रयास रहेगा कि अपन उसको लार्ज रूप में पढ़ें। तो पृथ्वी की उत्पत्ति तो 5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, लेकिन मानव का जो इतिहास है वो 50,000 वर्ष से प्रारंभ है। बाकी पृथ्वी की उत्पत्ति आपको बताई 5 अरब वर्ष, और मैंने तो आग का गोला तो आपको 6 अरब वर्ष पूर्व कहा, क्योंकि जब उत्पत्ति हुई तो उससे पहले आग का गोला था, स्वतः ठंडा होना करना अन्य क्रियाएं चलती रही। लेकिन हम सिस्टमैटिकली फोकस कर रहे हैं कि मानव का इतिहास 50,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। अब जैसे एक स्केल हम बनाते हैं, ये इतिहास में हमने पढ़ा कि मानव का इतिहास 50,000 वर्ष से प्रारंभ हुआ, लेकिन यदि हम बात करें कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, तो उस समय जो हमारी जनसंख्या थी वो करीब 50 लाख के आसपास थी। कितनी थी? 50 लाख। अब आप देखिए कि आदि मानव जंगलों में जिया करते थे और जो भी कंदमूल फल उन्हें मिल जाया खाया करते थे, और यदि उनका अभाव होता तो वे अन्य जीवों को मार करके अपना जीवन यापन किया करते थे, जीवन निर्वाह किया करते थे। लेकिन 8,000 ईसा पूर्व कृषि उत्पादन, उन्हें कृषि का ज्ञान हुआ और कृषि उत्पादन उन्होंने प्रारंभ किया, और कृषि उत्पादन जब प्रारंभ हुआ तो उन्हें अपने लेवल पे खाने पीने की चीजें सुलभ होने लगी। कृषि के साथ पशुपालन भी करते थे। फिर बाद में देखिए कि 3,000 ईसा पूर्व पाषाण युग आया। पत्थर के औजार बनाना, पत्थरों के द्वारा, औजारों के द्वारा खेती करना, अपने लिए बिछाना रखना, पाषाण युग का प्रारंभ हुआ। और उस समय जो हमारी अनुमानित जनसंख्या थी वो 20 से 30 करोड़ थी। पाषाण युग के बाद कांस्य युग आया, जिसे हम कांसा धातु कहते हैं, यानी उस समय मिली जुली धातुओं का उपयोग करते थे। और कांस्य युग जो है हमारा वो 2000 का है कि 2000 पीसी पूर्व ये पोजीशन थी। और उसके बाद में हमारा लोह युग आ गया, आयरन युग जिसे अपन कहते हैं। और उस लोह युग के साथ साथ ही जो हमारा मध्य युग आया 1650, जिसे अपन कहते हैं ईस्वी के रूप में, सन के रूप में मान लो, है ना। तो यहाँ पे जो युग है हमारा लोह युग, लोह युग के बाद में मध्य युग जिसे अपन कहते हैं मध्य युग। और फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल आपका 1990 की ओर अग्रसर करता है। और इसके पश्चात जो हमारा ये 2000 जो सन चल रहा है एडी, इसमें आप देखते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो यहाँ पे पहले तो 54 करोड़ हुई थी, 54 करोड़, और अब जो जनसंख्या है वो 600 करोड़ से भी ज्यादा है, 600 करोड़ से ज्यादा। और अब तो और ज्यादा बात कर रहे हैं हम कि हम जो है
7.5 अरब हो गए, 8 भी हो जाएंगे, 8.25 भी हो जाएंगे। ये जो है मेन स्केल कि टाइम स्केल पर विश्व जनसंख्या, टाइम स्केल पर विश्व जनसंख्या, मैं ऊपर टॉपिक डाल देता हूं। टाइम स्केल पर विश्व जनसंख्या। तो इस प्रकार से आपको ये सबसे पहले कि वर्ल्ड पॉपुलेशन टाइम स्केल हमें ध्यान में होना चाहिए कि हमारी ब्रह्मांड के बारे में हमने विचिंतन किया। उसके बाद बताया कि 5 अरब वर्ष पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती परिकल्पना दृष्टिकोण से। मानव का इतिहास 50 वर्ष प्रारंभ हुआ और 8000 ईसा पूर्व कृषि उत्पादन प्रारंभ हुआ। उसके बाद 3000 ईसा पूर्व पाषाण युग रहा जब 20-30 करोड़ जनसंख्या थी। 2000 ईसा पूर्व कांस्य युग था। उसके बाद लौह युग आया और लौह युग के बाद हमारा मध्य युग और मध्य युग के बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल के बाद जो हमारा वर्तमान है वो मॉडर्न एज ही है और कलयुग कह सकते हैं अपन। तो ये हमारा वर्तमान है और वर्तमान में जो जनसंख्या है 7.5 के आंकड़े चल ही रहे और यदि वास्तविक जनगणना जो 2021 में होना है 8.5 भी हो जाए, 8.25 भी हो जाए। तो इस प्रकार की जो हमारी टाइम स्केल स्थिति है उसको आपको ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में हमारा जो पर्यावरण है वो हमें क्या बताना चाहता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पर्यावरण के जैविक अजैविक ये सब बातें बाद में करेंगे। आज हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी स्थिति ये थी और कर्मिक विकास आगे इतने अरब पे पहुंच चुका है विश्व का, और फिर भी विश्व के कुछ देश कंट्रोल है और कुछ देश अनकंट्रोल है। जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पर्यावरण नियंत्रण जागरूक है। वहीं दूसरी ओर कुछ देश भारत, पाकिस्तान, अरब ईरान, यहाँ के हालात हल्के से विपरीत है। हम अपने आप में बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त महसूस करते हैं कि पर्यावरण एक ज्वलन समस्या हमारे बीच में है। तो विश्व की समस्या, विश्व के सभी राष्ट्र किसी न किसी रूप में प्रभावित है, लेकिन कुछ देशों में इसमें ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे पर्यावरणीय चेतना में कमी आई है और हमें कहीं न कहीं इसमें अंतर महसूस करते हैं। खैर, अब इसी में हम आगे की ओर बात करते हैं कि वास्तव में ये जो पर्यावरण है इसको हमें किस दृष्टिकोण से ध्यान देना चाहिए। मोटे रूप से जो हमारी थीम होगी, इसकी जो शीर्षक जो हमें मद्देनजर रखते हुए टाइटल्स को विभाजित करते हैं, सर्वप्रथम पर्यावरण प्रस्तावना, भूमिका। जैसे हमने पढ़ा है पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जैविक है, जैविक से मिलकर बना है, इस प्रकार का हमारा इसमें दे रहा। दूसरा हमारा सौर मंडल। अब सौर मंडल में सूर्य
सौर परिवार का मुखिया है और उस सूर्य में जो ग्रह, उपग्रह जैसे चंद्रमा, ये सभी सौर मंडल के मेंबर हैं। अब इसके अलावा हमें जो हमारे ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, यम, इनको आगे जाके विस्तृत अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन थीम हमारे दिमाग में क्या रहे कि वास्तव में पर्यावरण को कर्मिक रूप से कैसे कैसे इनकी भूमिका है और कैसे कैसे हम इनका जानकारी हासिल करेंगे, जिससे वास्तव में हमें इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो पर्यावरण की परिभाषा मान लो, प्रस्तावना, भूमिका, उसके बाद सौर मंडल में सूर्य वगैरह पढ़ा, फिर उसमें हट करके बहुत सारे, लेकिन की विस्तृत में पृथ्वी को अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा जब हम पर्यावरण, क्योंकि हम इसी पे निवास करते हैं। तो पृथ्वी के रूप में आपको अलग अलग रूप में देखें, इसकी जो संरचना है, इसके जो चक्र हैं, उसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। अब जैसे संरचना में जल, वायु, जैव मंडल को आप बारीकी से देखेंगे। अब जब चक्र की बात आती है तो वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, इनके बारे में आपको इस पृथ्वी से रिलेटेड उसके जो अंत्य तल और भाग है वो तो आपने संरचना में पढ़ लिया, जीव, जल, वायु है, फिर उसके अलग अलग जो चक्र हैं उन सब का आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारे दिमाग में आता है कि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जीव हैं, तो उस पारिस्थितिकी में अध्ययन करेंगे, जिसको हम एनिमल इकोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी बोलते हैं, कॉमन में इकोलॉजी बोलते हैं। इको यानी घर, घर का अध्ययन। अब घर का मतलब संसार हमारा घर है, पृथ्वी हमारा घर है, पृथ्वी हमारी माता है। तो इस इकोलॉजी में आपको फूड चेन, फूड वेब से रिलेटेड कि जो है प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, अपमार्जक, आगे आकर के अपन पारिस्थितिकी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल करेंगे। तो आगे फिर बनता है कि प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज, ये प्राकृतिक संसाधन नाम है जिन्हें गिफ्ट ऑफ नेचर के नाम से होता है। आप 11th क्लास की इंग्लिश में किताब में गिफ्ट ऑफ नेचर लेसन ही है, तो उसमें गिफ्ट ऑफ नेचर, रिवर, लेक, वाटर, ये सब गिफ्ट ऑफ नेचर है। लेकिन कैसे कैसे इनका जो क्लासिफिकेशन है उसको मोटे रूप से मैं अभी बता देता हूं, फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि समाप्त न होने वाले, एक तो होता है समाप्त न होने वाले, दूसरा है समाप्त होने वाले।
बहुत क्लियर रूपों से, क्योंकि हम एक्जिबल इन एक्जिबल पढ़ते हैं, हिंदी विज्ञान के विद्यार्थी भी होते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। और अंग्रेजी वाले में कंसेप्ट समाप्त न होने वाले को बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल। तो यहां आपके जो उदाहरण है, सौर, आणविक, सौर का मतलब सोलर एनर्जी, आणविक, वायु, जल, प्रकाश, आणविक का मतलब मॉलिक्यूलर, वायु का मतलब एयर, वाटर, ये जो चीजें हैं, प्रकाश, ताप, जलवायु, परिवर्तनशील होता है, लेकिन इनको आपको चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून, ये सभी चीजें संसाधन के रूप में हमें उपलब्ध है। समाप्त होने वाले, जब समाप्त होने वाले की बात आती है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जिस्टेबल, EXHAUS। ये प्राय समाप्त हो जाते हैं, जैसे वन नष्ट हो जाते हैं, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, इसलिए अपन कंजर्वेशन है। फॉरेस्ट जिसे रक्षित है, रक्षित जितने भी जो वन होते हैं, वन है, वन्य जीव है। मिट्टी का मतलब है कि वो कम होती चली जाती है, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो वन, वन्य जीव, मिट्टी और पशु पक्षी, जितने भी पशु पक्षी हैं लुप्त भी हो रहे हैं बहुत से, आप देखते हैं पशु पक्षी, जीव जंतु। और वैसे भी समाप्त होना पड़ता है, जिसने जन्म लिया, अपन कहते हैं मृत्यु निश्चित रूप से होनी है। खनिज तेल, कोयला, अन्य ईंधन, तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन को मोटे रूप से हमने दो भागों में बांटा, समाप्त होने वाले, समाप्त होने वाले। समाप्त होने वाले में जो हमारा सौर है, जो हमारे आणविक है, वायु है, जल है, प्रकाश, ताप, जलवायु, चंद्रमा, समाप्त होने वन, वन्य जीव, मिट्टी, पशु पक्षी, जीव जंतु, खनिज तेल, कोयला, अन्य ईंधन। अब इनको मेजर रूप से जब हम देखते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेबल है, उन एग्जिस्टेबल को मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल, मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल, ये यहां पे अपन ने एरो लगा के मेंटेनेबल एंड नॉन मेंटेन, मतलब जिनको अपन मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलाइज रख सकते हैं, नॉन मेंटेनेबल और मेंटेनेबल। अब मेंटेनेबल में भी तीन प्रकार के हैं। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल में जैसा आप देखते हैं वन वापिस उग जाते हैं, वन्य जीव, ये क्या है, रिन्यूएबल है। वन को आप नष्ट करें, वन को आप ही लगाते हैं और आप वापिस करते हैं। पौधे, जितने भी जो पौधे होते हैं वे अपन लगाना है तो अपन लगा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल के अंदर जैसे आपके खनिज और जीवाश्म, खनिज जब नष्ट हो जाते हैं तो उनको वापस बनने में बहुत वर्ष लगते हैं, और जीवाश्म जो हमें मिलते हैं चाहे पेट्रोल के रूप में चाहे कोयले के रूप में, तो ये हमारे हो जाते हैं। और नॉन मेंटेनेबल में जो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, तेल खत्म हो गया, कहां से मिलेगा, ये तेल है, कोयला है, इनके भंडार हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो एक प्रकार से ये नॉन मेंटेनेबल में आता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि मोटे रूप से प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने वाले, समाप्त होने वाले, समाप्त नहीं होने वाले में ये, समाप्त होने वाले में ये, फिर उनको फर्दर बांटा, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, मेंटेनेबल, नॉन मेंटेनेबल। तो आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए। फिर अपन अलग से वन पढ़ते हैं,
रक्षित वन, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, अनरिजर्व फॉरेस्ट, फिर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के ऊर्जा को पढ़ते हैं कि ऊर्जा का ना विनाश होता है और ना ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट को समेकित रूप से बांटने के टॉपिक हमने बनाए रखे हैं और उसके पश्चात उसका एक जब शिक्षा के रूप में करते हैं तो पर्यावरण का प्रबंध बना हुआ है, पर्यावरण संरक्षण के नियम बने हुए हैं और पर्यावरण शिक्षा को लागू करना। लेकिन इससे पहले इस कंटेंट को, जैसे कि मैंने तो सिलेबस को बताया कि वास्तव में ये हमारा सिलेबस है कि पर्यावरण में हमें किन किन चीजों को आगे जाकर के पढ़ना है या पर्यावरण क्या है। लेकिन हम जो बात हमारा उद्देश्य था कि इस पे हमें एक लेक्चर देना है कि वास्तव में आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, पर्यावरण समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या है और निवारण क्या है। इन पे जब तक हम प्रकाश नहीं डालेंगे ये किताबी ज्ञान हमारे लिए अधूरा है। तो भारतवर्ष के इतिहास के दृष्टिकोण से अब हम चलते हैं कि पर्यावरण हमारा विश्व की ज्वलंत समस्या है और विश्व ने अनेक रूपों से इसको संतुलित रखने का प्रयास किया। लेकिन जो हमारा भारतवर्ष है उस भारतवर्ष में जो सभ्यताएं रही है उन सभ्यताओं ने हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम की भावना को बलवत्ती रखा कि संसार में सभी एक परिवार की तरह रहे। और हमारे संस्कृत में इस रिलेटेड एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी कि संसार में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी सुखी और निरोग रहे और उसी में हम सब की भलाई निहित है, ऐसा हमारा विधान था। हमारे महापुरुषों ने कहा वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद ने बहुत वर्षों पहले बताया कि वेदों की ओर लौटो, ये उनका कथन था। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के बच्चों को फुटबॉल खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं कि बालक पढ़ने में और गीता पढ़ने में टाइम वेस्ट करते रहे। पढ़ना अच्छी बात है लेकिन उसके लिए उम्र है, बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन कहने का मतलब उन्होंने तुलना की है कि बालक के लिए खेल इतनी महत्वपूर्ण चीज है। तो देखिए, जिस ऑलराउंड सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, साइंस ज्योग्राफी से बन करके
एनवायरनमेंट हमारे बीच में आया, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वेद, उपनिषद, पुराण, इनमें सारे सार समाये हैं। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सब के माध्यम से हमारा आयुर्वेद जो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, सामवेद जो संगीत से जुड़ा हुआ है, ऋग्वेद जो हमारे नियमों से जुड़ा हुआ है, और बहुत सारी भविष्यवाणियां, बहुत सारे उदाहरण हमें प्रेरित करते हैं कि हमारा वास्तविक उद्देश्य इस पर्यावरण को कंट्रोल रखना। मानव स्वयं इस पर्यावरण का अंग है। वेल डेवलप एनिमल होने के नाते हमारा पुनित कर्तव्य बनता है कि हम जिस प्रकार पंखे को नियामक के द्वारा, रेगुलेटर के द्वारा कम और ज्यादा किया जा सकता है, उसी प्रकार से हम बुद्धिजीवी होने के नाते हमारे इन क्रियाकलापों को, जो दैनिक जीवन जिन पे हम आश्रित हैं, उनको हम कैसे रेगुलाइज रखें, जिससे हमारा ये पृथ्वीलोक है, इस पे पर्यावरण की समस्या कम से कम हो। ये हमारा उद्देश्य इस पे रहता है। तो वास्तव में जो बात आती है कि कैसे हमने इस पर्यावरण पे जोर दिया, तो मैं आपको इसके धर्म और पर्यावरण, यानी पर्यावरण में जो हम संरक्षित इसको कैसे रख पाएंगे, तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में कहाँ कहाँ कैसे सेंटेंस जो इस पर्यावरण शिक्षा में हमें पठन सामग्री में पढ़ा भी है। तो मैं उसका उदाहरण आपको बताता हूं कि वराह पुराण में बताया गया, एक व्यक्ति जो एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, 10 फूल वाले पौधे, लताएं, 2 अनार, 2 नारंगी, 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह नरक में नहीं जाएगा। ऐसा वराह पुराण में, उसमें संख्या भी लिखी 172-39। तो आप कभी पढ़ने का मौका मिले तो देखें। मनुस्मृति में कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को पानी में शौच नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, जल, कूड़ा, करकट, गंदगी को नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति के अंदर विधान किया गया है। कौटिल्य ने तो अपने अर्थशास्त्र में लिखा, क्योंकि वो तो दंड में विश्वास रखते थे कि व्यक्ति जिसने शहर के अंदर बिल्ली, कुत्ता, नेवला, सांप जैसे जीव की लौत अथवा कंकाल को फेंका तो उसे 3 पाना दंड किया गया। तो विधान था। और उनकी वहां की जो उस समय की धारा थी, पाना में उसकी जो यूनिट थी 3 पाना, और गधा, ऊंट, खच्चर और नर कंकाल फेंकने वाले को 50 पाना का जुर्माना किया गया था। यानी कहने के मतलब, पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए हमारे भारतीय वेद, उपनिषद और शास्त्रों के अंदर ऐसा विधान रहा कि वास्तव में हम किस प्रकार, और मैं इसको धर्म से पर्यावरण को जोड़ते हुए अनेक उदाहरण जो अभी वर्तमान में भी प्रचलित हैं कि वास्तव में जैसे हमारे जो वृक्ष हैं बहुत सारे, उनको देवी देवताओं से जोड़ा गया है। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा कि अप्रदन और संरक्षण को रोकने के लिए भी बड़े बुद्धिमान थे हमारे पूर्वज। तो बरगद का पेड़ तालाब के किनारे जो पाल हुआ करती थी उस पे जाके लगा देते थे, उसकी मिट्टी भी बंधे हुए रहती थी, और वहां पे लोग आराम से जानवर वगैरह सब बैठ करके बायोडाइवर्सिटी को देखने का मौका मिलता था। और उसको जोड़ दिया गया कि बरगद में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, बरगद में भगवान विष्णु का निवास होता है, और बरगद में कुबेर का निवास होता है। तो बट नेचुरल मानव में ऐसी आस्था समाहित हो गई, वो आस्तिक हो गया कि हमें बरगद के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना, बरगद को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, विभिन्न दृष्टिकोण से बरगद का पेड़ बड़े महत्वपूर्ण था। घरों में तुलसी, आज हमारा विश्व हिंदू परिषद इसी तुलसी घर घर अभियान चलाता है, और भारतवर्ष में तो मतलब जो है 100% लोगों का प्रयास रहता है कि तुलसी हर आंगन में रहे, क्योंकि ये आयुर्वेद में और विभिन्न प्रकार की बीमारियों में ये बड़ी हमारे लिए कारगर साबित है। और इसमें ऐसा माना गया कि लक्ष्मी और विष्णु का निवास रहता है। तुलसी विवाह भी हमारे भारतीय संस्कृति में है।
सोम चंद्रमा से रिलेटेड है। बेल, बेल फल जिसे हम बोलते हैं, बेल का जो फल आता है और बेल का पौधा होता है, तो शिव जी से कि शिव जी को बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। बेल पूजा में काम होता है। अशोक, जहां कहीं शोक ही नहीं होता उसका नाम अशोक है। और इंद्र देवता को इससे जोड़ा गया। आम, जिसको लक्ष्मी से जोड़ा गया। जामुन, लक्ष्मी से जोड़ा गया। कदम, भगवान कृष्ण महामहिम। तो नीम, जिसको शीतलता, नीम अपने आप में शीतल है, नारायण की उपज दी गई है। प्लास, जिसको हम आम भाषा में छौरा बोलते हैं, प्लास का पुष्प होता है जो हमारे ब्रह्मा का, गंधर्व का निवास माना जाता है। महुआ पूजा पाठ में, श्यामल पूजा पाठ में, तमाल कृष्णा के लिए। अब बहुत से पशु पक्षी हैं, इनको भी देवी देवता जोड़ा गया। जैसे आप देखते हैं अभी नवरात्र आएगा, शेर, वैसे भी जब कहीं भी अपन कैलेंडर देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो माँ दुर्गा शेर पे विराजित है, तो शेर को दुर्गा से जोड़ा गया। कलंस को ब्रह्मा से जोड़ा गया। हाथी को इंद्र और गणेश से जोड़ा गया। नांदिया, जो शिव जी का रूप है, जो बैल होता है, बैल का, गाय का बछड़ा जो होता है, नांदिया। चूहा गणेश जी है ना, मूसक। हंस सरस्वती विराजमान थी। गरुड़ विष्णु से। बंदर राम से, हनुमान के कारण राम। घोड़ा सूर्य से। मोर कार्तिकेय। उल्लू लक्ष्मी और गिद्ध कात्यायनी। चीता भैरव, कुत्ता भैरव जी का रूप माना गया। हिरण वायु और गधा शीतला माता का। इस प्रकार से हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको भी देवी देवताओं से जोड़ा गया, और पशु पक्षी को भी देवी देवताओं से, कि हमारा जो बैलेंस है, संतुलन बना रहे। मानव प्रकृति है कि मानव इस प्रकार से उनसे जुड़ा हुआ रहे, लेकिन वास्तव में ऐसा हम कर नहीं पाते। अब बहुत सी बार बात आती है कि पर्यावरण, आज से पहले हमारे शिक्षा शास्त्र में भूगोल हुआ करता था, और भूगोल को आर्ट्स में डाल दिया गया कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी ब्रांच ऑफ साइंस ऑल्सो, और भूगोल को आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ने के लिए अलग कर दिया गया। और विज्ञान विषय था जिसमें भौतिक विज्ञान को, रसायन विज्ञान को, जीव विज्ञान को पढ़ते। मैं यहां तक समझता हूं कि आज से 100 साल पहले पर्यावरण कोई शब्द होगा, ठीक है, उसमें एक साइड है, लेकिन विगत 100 वर्षों से हमारे सामने एक ज्वलंत समस्या बन करके अब तो फर्स्ट क्लास से पर्यावरण, बीएड, एमएड, पीएचडी तक एनवायरनमेंट को पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। यानी नितांत आवश्यक प्रक्रिया में से एक है। प्रदूषण निवारण कारण, अब यहां प्रश्न होता है कि पृथ्वी जो गोल है, जिसका संचालन सूर्य करता है, और सभी काम, हम तो इस समष्टि के एक प्राणी मात्र हैं, उच्च बौद्धिक क्षमता वाले हैं। मानव स्वयं एक पर्यावरण का अंग, अभिन्न अंग है। नेतृत्व की क्षमता हमें परमात्मा ने दी है, लेकिन दूसरे जितने भी सजीव हैं सभी अपना अपना कार्य करते हैं, और उसकी जो नियामकता है वो परम पिता परमेश्वर की बात। अब देखिए, हमने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल से जीव की उत्पत्ति पढ़ी, और उसमें जीव की उत्पत्ति के पश्चात विकास, आवास, पोषण के आधार पर विभिन्न प्रकार से उसके वर्गीकरण को हम आगे और देखेंगे। जब हमने कहा कि पर्यावरण एक चारों ओर घिरा हुआ, पर्यावरण एक लिफाफा है, पर्यायवाची एनवलप करा, मानव इस समष्टि का एक अंग है, वे स्वतंत्र नहीं वरन वे अपनी एक महत्वपूर्ण उच्च स्थिति रखता है। अब मैं यहां थोड़ा सा, जो बहुत सारी बातें जैविक हम सब पढ़ेंगे, क्योंकि आज ही पूरा नहीं होने वाला, हम इस पे फोकस कर रहे हैं।
तो मेरे दिमाग में जैसा प्रश्न आया कि प्रदूषण, जबकि बहुत बात की बात है, पर्यावरण पहले बना, प्रदूषण बाद में बना। लेकिन स्वतः दिमाग में आया कि प्रदूषण तो था ही नहीं पहले, तो अब ये प्रदूषण कहां से आ गया। तो एक विज्ञान में क्रिया होती है उपापचय। बहुत विद्यार्थी ध्यान से सुने इसको, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है विनाशात्मक, और इसका मतलब होता है रचनात्मक। विकासात्मक भी बोल सकते हैं, विकासात्मक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव और इसको बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव। एना प्लस बॉलिज्म, कैटा प्लस बॉलिज्म। निर्माणात्मक है ना, अपना कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया। रचनात्मक, विकासात्मक। कैटाबॉलिज्म का मतलब जहां पे हिंदी में इसको बोलते हैं उपचय। क्या बोलते हैं? उपचय। और इसको बोलते हैं अपचय। क्या बोलते हैं? अपचय। तो जैसे भी विद्यार्थी हिंदी के अंग्रेजी को मेटाबॉलिज्म है, जो बायोलॉजी के विद्यार्थी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब चाहे वो गैर विज्ञान के विद्यार्थी हो, लेकिन ये समझ में आए बिना अपन कुछ नहीं सकते। तो इसका तात्पर्य होता है कि जीवन का रहस्य इन्हीं दो क्रियाओं में निहित है। ये जो दोनों क्रियाएं हैं, ये असंभावी प्रक्रिया है। अपन चाहे या नहीं चाहे, जितने भी सजीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, ये सभी उपापचय क्रियाएं करते हैं। हमारे जीवन का जो रहस्य है, सार है, वो इन्हीं दो क्रियाओं में निहित है, जिसमें जीव द्रव्य का निरंतर नाश और निर्माण होता है। नाश भी होता है और निर्माण होता है। जब रचनात्मक क्रिया नाशकारी क्रिया से आधिक्य में होती है, ध्यान से सुनिए, जब रचनात्मक क्रिया विनाशात्मक क्रिया से आधिक्य में होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो जीव की वृद्धि होती है। जीव की वृद्धि होती है, यानी ग्रोथ होती है। ग्रोथ, जीव की वृद्धि होती है। दोनों क्रियाएं समान रूप से संतुलित होती है तो जीव में कोई वृद्धि नहीं होती है। जब दोनों बराबर बराबर चलती है तो वो केवल जीवन निर्वाह करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, 30 साल का हो गया, उसका खून बढ़ना भी अब कम हो जाता है, उसकी नौकरी लगनी तो लग गई, उसका व्यापार करना तो जम गया, अब वो अपना सामाजिक ग्रस्त जीवन जीता है। और एक पटरी पे, मेरा वेट तो 68 रहता था, 72 है साहब। क्यों? कि उसकी लंबाई बढ़ गई, उसका आकार जितना बढ़ना हो गया, अब उसे एक निश्चित पटरी पे चलना, क्योंकि उसका जो कैटाबॉलिज्म है चाहे एनाबॉलिज्म है, वो बैलेंस है। यानी कहने का मतलब जीव की दोनों क्रियाएं समान रूप से संतुलित होती है तो जीव में कोई वृद्धि नहीं होती है। उस समय वो 72 किलो वजन अपन कहते हैं ना, आदमी का जो मैन वजन है वो 72 किलो होना चाहिए। इससे कम है तो थोड़ा कम है, और थोड़ा ज्यादा है तो फैटी है, उसको घूमना चाहिए, वॉक करना चाहिए, ज्यादा मोटापा हानिकारक होता है। तो यही हालत होती है कि उसकी वृद्धि रुक जाती है, वे केवल अपना निर्वाह करता है। जब विनाशकारी क्रियाएं रचनात्मक क्रियाओं से, इनसे ये ज्यादा होती है, ये ज्यादा प्लस हो जाती है, जैसे ये +1 है और वो +3 होगी, तो रचनात्मक तो कम है, विनाशात्मक ज्यादा है। तो क्या होता है कि शरीर का क्षय होने लगता है, पतन, डिके, क्षय, ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कमजोरी आना, तो डिके उसका प्रारंभ हो जाता है। उसे अपन कहते हैं ना, वृद्धावस्था आ गई। प्लांट तो भी कहते हैं ये तो पक्का पान खिलेगा, पक्के पान है, अपन ऐसा आम भाषा में बोलते हैं। वृद्धावस्था, बुढ़ापा, किसी भी जीव में, बैल हो, गाय हो, भैंस हो, हम देखते हैं ग्रोथ करता है, ग्रोथ के बाद उसकी वृद्धावस्था आती है और अंत में शरीर का कोई प्रमुख अंग शिथिल हो जाता है। किसी को मुंह पका, किसी को खुर पका, और इंसान में गुर्दे खराब हो गए, लीवर खराब हो गया,
आते जवाब दे गई। इस प्रकार की एक विशेष बीमारी आती है। मारवाड़ी में कहते हैं बहाने बिना मौत नहीं। तो व्यक्ति की जो रचनात्मक चीजों में कमी आ जाती है, उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं, उसके लीवर खराब होने लग जाता है, यानी कि वो प्रमुख अंग शरीर शिथिल हो जाता है, कार्य करना कम कर देता है, अंत तो जीव की मृत्यु हो जाती है। ये हमारे जीवन का सारे विद्यार्थी के गैर विज्ञान का विद्यार्थी आईएएस बनकर के जीवन में जब हॉस्पिटल को या निर्णय को फाइल को चेक करता है, यदि स्टडी पे उसका कमांड है, मैं इसमें और केमिस्ट्री में कभी भी आपसे डिस्कस करूंगा कि एसिड बेस सॉल्ट कॉम्बिनेशन में जब मरीज एसिडिक होते हैं तो भी उनका इलाज एक निश्चित संसाधनों के अभाव में नामुमकिन होता है, और बेस ज्यादा है तो भी नामुमकिन होता है, और एक प्रशासक उसको रिलीव करने के लिए सीएमएचओ को पीएमओ को ऑर्डर करता है। खैर, अपना यहाँ ये था कि उपापचय क्रियाएं संसार के समस्त सजीवों में अवश्यंभावी प्रक्रिया है जो होती है। अब जब ये सभी क्रियाएं निश्चित रूप से होनी है, इसी से रिलेटेड एक झलक, यानी कि उपापचय में ये आ गया पोषण, न्यूट्रिशन। अब आप देखिए, चाहे मानव का बच्चा हो चाहे जंतु का बच्चा हो, जन्म लेते ही दुग्ध पान करता है, जो भी नरिशमेंट है। अब जब पोषण होगा तो पाचन भी होगा, अंग्रेजी में बोलते हैं डाइजेशन, और पाचन जब होगा तो श्वसन भी होगा। और श्वसन होगा तो परिसंचरण भी होगा, और परिसंचरण होगा तो उत्सर्जन भी होगा, और उत्सर्जन होगा तो उत्सर्जन दो प्रकार में हो जाता है, एक जनन के रूप में और एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिन, वेस्ट प्रोडक्ट, या शुक्राणु, अंडा, यहां जनन की प्रक्रिया आ रही है, और यहां तो ये अवश्यंभावी प्रक्रियाएं हैं जिनका स्वतः होना है कि व्यक्ति दूध पी रहा है, पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, मल मूत्र हो रहा है, और हमें रोटेशनल गाय का मूत्र सभी रोगों में काम आता है। पतंजलि विद्यापीठ में आप देखते हैं कि पूरा प्रचार प्रसार रह रहा है, तो इसका मतलब है कि कई चीज हानिकारक तो ही नहीं, सभी चीजें उपयोगी है। तो ये सब समस्या हमारे सामने जो आज विश्व इससे परेशान है, मेरा कहने का मतलब कि संपूर्ण विश्व प्रदूषण, महामारी, से हम ग्रसित हैं। ऐसा क्यों? अब ये क्लियर हो गया कि हमारे सिस्टम में खामी है। खामी का मतलब कमी है। संसार में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के विगत 500 वर्षों तक पर्यावरण समस्या नाम की कोई समस्या ही हमारे को महसूस नहीं हुई, और उसके बाद धीरे धीरे हुई, उसके हम उपागम ढूंढते रहे। विगत 100 वर्षों से पर्यावरण विश्व की एक ज्वलन समस्या बनकर के यह भी इसमें प्रयासरत है। कई कमेटियां, कई सुझाव, कई इंप्लीमेंटेशन हमारे विश्व में लागू हैं, लेकिन वर्तमान में इस और दिन प्रतिदिन कहीं CO2 की अधिकता, कहीं एसिड रेन, कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट, कहीं ओजोन डिप्लीशन, ब्लैक होल जैसी दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती है। तो ये आखिर इसके लिए जिम्मेदार बुद्धिजीवी होने के नाते मानव है, जिसका नियोजन नहीं है।
क्यों कि यदि हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी, नदियों के किनारे बसी। अब उससे यदि हम चल रहे थे तो हमें कोई समस्या नहीं थी। देखिए, पृथ्वी पर मानव का विकास, और आपने सुना होगा गॉड मेड द विलेजेस, मैन मेड द टाउन। ईश्वर ने गांवों में मनुष्य का निवास बताया गया। प्रकृति के पहाड़ों की तलहटी पे जहां सूर्य उदय होता हुआ हमें दिखाई देता है, पहाड़ों से नदियां निकलती है, उसके किनारे दूर दूर सेटलमेंट हमारा था। सिंपल झोंपड़ी बना करके पास में बरगद पीपल के दूर थोड़ा पेड़ लगा लिया करते थे, कुछ पेड़ उनके पास ही होते थे, और कहीं बैल, कहीं गाय, कुत्ता, मोर, चिड़िया, जानवर बन के घूमते थे। जानवर पास में हैं और बड़े प्रकृति की गोद के अंदर विचरण करते थे। मैन मेड द टाउन। मनुष्य ने जब विकास किया, आर्थिक संपन्नता की उसमें दिमाग में आने लगी कि मैं आर्थिक बनूं, सामाजिक बनूं, राजनीतिक बनूं। उस ख्वाहिश ने, उस जिज्ञासा ने उसे शहरों की ओर प्रेरित किया, और जब अंधानुकरण से शहरीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ, स्वार्थपरकता बढ़ी, एकाकीपन हुआ, इन सबका परिणाम पर्यावरण है, समस्या है। हमारे इतिहास में हम आज भी कहते हैं भारत की 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। भारत के 70% लोग कृषि करते हैं, लेकिन विद्यार्थी वो कागजों में रह गया है, वो नाम में रह गया है। जहां खेती करनी है वहां मकान बना रहे हैं, जहां मकान बनाने होते हैं वहां हम खेती कर रहे हैं। ये परिवर्तन, ये असमंजसता, ये हमारी मानवीय भूल है, जिसका परिणाम आज विश्व इस ओर झकझोर रहा है। उसके सामने ज्वलंत समस्या बन गई है कि हम अपने नियामक दृष्टिकोण से बहुत परे हो चुके हैं।
मेरा ध्यान उस ओर आकृष्ट करना है कि जब मानव इस प्राकृतिक, जो हम 3rd 4th 5th 6th 7th 8th में जब ड्राइंग रहती है स्कूलों में, आज भी है, तो वहां पे बच्चा इनको बनाता है, इनको देखता है। लेकिन वो जीवन ही हमारा वास्तविक सत्य यही था कि गांव का जो विकास है, आज भी आप गांवों को जाके देखते हैं तो पहाड़ों में यहाँ सुबह पूर्व दिशा की ओर सूरज दिखाई देता है, तोता मैना चिड़िया उड़ती हुई आती है घरों के ऊपर, दाना वगैरह जहाँ भी उसके अंदर आसपास छोटी नदी बड़ी नदी जो भी नदी है या तालाब है नहर है, वहां पे नदियों के किनारे तालाबों के किनारे सभ्यता बसी हुई है। बरगद पीपल के दूर दराज में पेड़ बने हुए हैं, वहाँ झोंपड़ियाँ टाइप सिंपल घर बने हुए हैं, उन घरों के आसपास बाड़े बने हुए, जानवर बंधे हुए हैं उनके उन मेड़बंदी के अंदर, और एक उनकी एक निश्चित लाइफ होती है, और जिससे ना कोई प्रदूषण था ना कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या थी। अकाल सुकाल में भी वो अपना जीवन निर्वाह करने में बड़े अच्छे होते थे। और असंख्य जीव जंतु आदि अनादिकाल से पैदा होते थे, अपना मर जाएंगे, सबकी आयु काल होती है कि कुत्ते को 12-13 साल जीना, मनुष्य का जीवन पीरियड 100 साल है, हाथी का इतने साल है, कछुए का इतना साल है, खरगोश का इतने साल है, चींटी कीड़े मकोड़े अमीबा पैरामीशियम जितनी भी जीव जंतु थे, क्योंकि हमने पहला श्लोक ही बोला, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् वसुदेव कुटुम्बकम् की भावना हमारी भारतीय संस्कृति, जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, भारत की संस्कृति को आज विदेशी अपना रहे हैं और भारत अपनी संस्कृति को कहीं न कहीं तोड़ रहा है। तो ऐसी हमारी जो विडंबना है वो हमें कहीं पीछे ले जा रही है। खैर, हम पॉजिटिव सोचें कि हमें कैसे मतलब जो है इस पर्यावरण की समस्या को निजात करने के लिए हमारा उद्देश्य कैसा हो। तो आप ये सोचिए कि यदि अपने दिमाग को उधर ले जाइए कि वास्तव में जब पोषण पाचन श्वसन उत्सर्जन सब अवसंभावी क्रियाएं हैं, तो फिर क्यों तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ी और क्यों हम इन चीजों से प्रबंध करने की, संरक्षण की और पर्यावरण शिक्षा को लागू करने की। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी कमी जो है खामी के रूप में रही है। यानी अब तक हमने डिस्कस किया कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण को पहले मंडलों के रूप में हम लास्ट टॉपिक में अध्ययन कर चुके थे। फिर हमने कहा कि सौर, पृथ्वी, ये उपागम के बिना पर्यावरण का अध्ययन नहीं करें, क्योंकि स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, वायु, वनस्पति, झील, ये जैविक अजैविक चीजें जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक पर्यावरण की भूमिका को नहीं समझ पाएंगे। फिर हमने सोचा कि ये पर्यावरण में पारिस्थितिकी क्या होती है, कि मतलब जो है फूड चैन, फूड वेब, जिनको हम बड़े अच्छे से अलग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे दिमाग में आया कि नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, जिसपे कोयला, पेट्रोल, जल, वायु, मिट्टी, ये हमारे गिफ्ट ऑफ नेचर है। अब इनमें खत्म होने वाले, न खत्म होने वाले, पुनर्जीवित होने वाले, बहुत देरी से जीवित होने वाले, इन सब के बारे में हमने प्रकाश डाला। फिर हमने कहा कि पर्यावरण प्रबंध होना चाहिए, खैर हम अलग से पढ़ेंगे। और पर्यावरण संरक्षण की बात तो हमने धर्म के माध्यम से तो की है कि देवी देवताओं, वट वृक्षों पढ़ा, लेकिन एक मेन बात आती है जिससे हम फील्ड से जुड़े हुए, शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा। जो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास से पहले हम पढ़ते जब विज्ञान विषय लिखा होता था, चौथी की विज्ञान, तीसरी विज्ञान, आजकल आप देखिए पर्यावरण अध्ययन प्रथम, पर्यावरण अध्ययन देखते, यानी बालक को जो ही समझ आती है उसको पर्यावरण से जोड़ दिया जाता है। बालक को जो ही समझ आती है, एनवायरमेंटल स्टडीज 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, नोट विज्ञान जब 6ठी क्लास में आता है तो उसे कहते हैं मेरे विज्ञान विषय है। फिर उसमें समय के द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसका मतलब पर्यावरण का अध्ययन जरूरी हो गया। और बाद में चाहे STC हो, एनवायरमेंट जरूरी, BEd हो, एनवायरमेंट जरूरी, MEd है, एनवायरमेंट जरूरी। आप BBA कर रहे हैं जहां बिल्कुल बिजनेस रिलेटेड है, लेकिन वहां भी एनवायरमेंट स्टडी। आप MBA कर रहे हैं, एनवायरमेंट स्टडी।
आप एमएससी कर रहे हैं, अलग से एडिशनल पेपर भी। यानी कहने का मतलब सारे पाठ्यक्रम में एनवायरमेंट एजुकेशन को समाहित कर दिया गया है। अब हमारा लक्ष्य है कि उस शिक्षा को कैसे हायर एजुकेशन से और पढ़े लिखे और सभी लोग, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा में तो डाल दिया, पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन आपने देखा होगा कि गांव में भी प्रोजेक्टर के माध्यम से, चार्ट मॉडल के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक सभी से, तो वो भी हम जागरूकता के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा यह उद्देश्य है कि कैसे इसको शिक्षाविद के नाते या उच्च क्लास के बच्चों को कैसे आप सीखें, जिससे कि पर्यावरण का तरीका इस विश्व के समग्र पटल पर बैलेंस तरीके से सभी ज्ञानोपयोगी साधन से पढ़ करके हमारे इस पर्यावरण को सुरक्षित करने में मदद करें। तो पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के संभावित हैं निर्धारित तत्व और उद्देश्य। निर्धारित तत्व, निर्धारित तत्व और ये हमारे दिमाग में कि हमारे जो निर्धारित तत्व हैं और जो उद्देश्य हैं वो हमारे माइंड में होने चाहिए। फिर आता है विषय वस्तु और शिक्षक। विषय वस्तु और शिक्षक। विषय वस्तु का मतलब कंटेंट से, सब्जेक्ट एनवायरनमेंट से जो कंटेंट है वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि हमारी क्या समस्या और क्या अच्छाई है। फिर उसके बाद आता है कि शिक्षा दो प्रकार से दी जाती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मल, क्या बोलते हैं? फॉर्मल। और अनौपचारिक, नॉन फॉर्मल। अनौपचारिक, नॉन फॉर्मल। इस रूप में आपको औपचारिक अपन सब पढ़ते हैं, अपन औपचारिक रूप से पढ़ते हैं, ये शिक्षण का पढ़ते। औपचारिक को कौन पढ़ता है? विद्यार्थी, है ना। तो फॉर्मल एजुकेशन है, अनिवार्य लागू है, तो आपको विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी औपचारिक रूप से पढ़ता है और कहां पढ़ता है? स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में, कॉलेज एक ही बात है। विद्यार्थी जो है स्कूल शिक्षा में पढ़ता है। शॉर्ट में लिख शिक्षा, स्कूल शिक्षा। तो औपचारिक फॉर्मल जिसको स्टूडेंट को पढ़ाई जा रही है और स्कूल एजुकेशन में, और वही विद्यार्थी इधर कॉलेज में भी पढ़ता है, क्योंकि कॉलेज में भी विद्यार्थी, वो बस कॉलेज का विद्यार्थी, वो स्कूल का विद्यार्थी। कॉलेज शिक्षा, उच्च शिक्षा भी बोल सकते हैं आप, कॉलेज या उच्च शिक्षा। कॉलेज, उच्च शिक्षा। अब यहां क्या होता है? स्वतंत्र पाठ्य, यहां गोला बना दो थोड़ा सा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। यह मतलब स्वतंत्र शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? स्वतंत्र। स्वतंत्र शिक्षा है। कॉलेज शिक्षा को स्वतंत्र से जुड़ा गया है, यानी कि पाठ्यक्रम वहां पे कैसा है? बहुत खुल के, जैसे अपन भी अभी कॉलेज दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन जहां भी हर चीज को भी फ्रैंकली बताया जाता है कि वास्तविक हम किस पटल पे हैं। तो हमारा पाठ्यक्रम सुनते हैं, उन्हें कौन पढ़ा रहा है? प्रशिक्षित अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जो ट्रेंड लेक्चर्स हैं, प्रशिक्षित अध्यापक। और वो प्रशिक्षित अध्यापक फिर आपसे क्या लेते हैं? लिखित एग्जाम लेते हैं। इसी के आधार पे अपने को पुरस्कार और दंड मिलता है, लिखित के अंदर हो रहा है। तो स्वतंत्र पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षित अध्यापक है और लिखित है। और उधर विभिन्न विषयों में सामग्री का समाकार। यहाँ पे क्या? विभिन्न विषयों में, सभी में अलग अलग, विभिन्न विषयों में सामग्री का समावेश। बात सुनो, थर्ड फोर्थ में तो पर्यावरण को स्टडी दे रहे हैं, लेकिन बाद में छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं क्या करते हैं? अलग अलग सामाजिक में, भूगोल में, कहीं भी विभिन्न विषयों में सामग्री का समावेश किया गया है, और वहां भी प्रशिक्षित अध्यापक ही पढ़ाते हैं। और लिखित में उनका भी मूल्यांकन होता है। स्कूल में भी, चाहे वो विज्ञान विषय हो चाहे भूगोल विषय हो, लिखित में मूल्यांकन होता है।
तो उसके रूप में अपन जो उत्प्रेरण है वो हमारा है सम्मान एवं पुरस्कार। भाई जो इसका एंड जो रिजल्ट है वो सम्मान, यानी कि आपको भाई आप 9 पास हो गए, 10 पास हो गए, आप बीएड पास हो गए, ये पुरस्कार आपको मिल गया, डिग्री मिल गई। कहीं अच्छे नंबर आते हैं तो उसमें इनाम भी अलग से मिलता है। अब यहाँ पे अनौपचारिक में जैसे कार्यरत मध्यम कर्मचारी, कहीं भी जो काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो कर्मचारी हैं उनको भी आपको पर्यावरण संबंधी फॉर्मल नॉलेज अपने किसी न किसी रूप में, उच्च एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी, उच्च एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी, उनके लिए भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर एक शिक्षित वर्ग होता है, वो चाहे वाले नौकरी पैसा नहीं है, लेकिन शिक्षित वर्ग है जो समाज में जीवन जी रहे हैं और उनकी अपनी महती भूमिका है। फिर आता है अशिक्षित वर्ग, जो अलग से ही है, तो अशिक्षित इलिटरेट है या कम पढ़े लिखे साक्षर है, अशिक्षित वर्ग भी। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन तो स्कूल और कॉलेज में चल रही है, जो विधि विधान से आपको हम सभी जानते हैं। नॉन फॉर्मल कुछ हमें पता, लेकिन कुछ बारीकी से कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, कार्यरत मध्य कर्मचारी, उच्च एवं अन्य प्रशासनिक, शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग। अब इन सभी को जो मेजर रूप है वो शिक्षा इनको मिलती है मीडिया के द्वारा, मीडिया के द्वारा, चाहे टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, चार्ट, मॉडल, जितने भित्ति चित्र, चलचित्र, जो भी अपन कह सकते हैं कि मीडिया के द्वारा ये कहीं न कहीं पर्यावरण के बारे में जागरूकता लेते हैं। फिर श्रम देखते हैं उसको, तभी तो वो था, और उनका व्यवहार, फिर कैसा वो समाज में अपना रुख बदलते हैं, वो व्यवहार उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जो कुछ कर्मचारी हैं, यहाँ पे क्या होती है, कार्य संगोष्ठियां कर ली जाती है, वहां तो है ही हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कार्य संगोष्ठी, सेमिनार जिसके अपन बोलते हैं, वर्कशॉप बोलते हैं, आयोजन करके। अभी बहुत सी बार अपन क्या करते हैं, कॉलेज में या स्कूल में बच्चों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, इसी प्रकार से ये इनके जो कार्यालय होते हैं, वहां कॉलेज के एक्सपर्ट्स को या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स को बुला लिया जाता है और कार्य संगोष्ठ रखते हैं। वहां पे कार्य संगोष्ठ करने के लिए कौन आते हैं, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट जिसे अपन बोलते हैं। एक्सपर्ट्स चाहे वो एनवायरमेंट से हो चाहे बायोलॉजी से हो, वो विशेषज्ञ आगे उस कार्य संगोष्ठ को अंजाम देते हैं और वो यही सलाह देते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में अपने व्यवहार को इस प्रकार ढालें जिससे समाज में आप इस पर्यावरण के लिए हित, और आपका पुनित कर्तव्य भी है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। यदि हम सब मिलकर के इस पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है। इस प्रकार से एक प्रकार का नेटवर्क बना हुआ है जिसे पर्यावरण शिक्षा करने का संभावित तरीका बताया गया। ये चार्ट मैं जहां तक समझता हूं आपको बड़े आत्मसात करना चाहिए। फिर से बता देता हूं, हमारा उद्देश्य था पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने का संभावित तरीका, कि कैसे पर्यावरण शिक्षा को हम प्रदत्त करें। तो उसमें कि निर्धारित तत्व हमारे दिमाग में होने चाहिए और उसके उद्देश्य है। अब विषय वस्तु और शिक्षक, इधर भी शिक्षक तो ही है और इधर भी शिक्षक है। एजुकेशन को 2 भागों में बांटा, वैसे भी होती है औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल। जो औपचारिक है वो विद्यार्थी लेते हैं, यानी जो रेगुलर या डिस्टेंस जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट चाहे डिस्टेंस विद्यार्थी, स्कूल के होते हैं और कॉलेज के होते हैं। स्कूल में विभिन्न विषयों में सामग्री का समावेश है, क्योंकि मैंने बताया आपको थर्ड बोर्ड में तो पर्यावरण है, लेकिन जो अपन आगे जाएंगे तो फिर वो सामाजिक के रूप में पढ़ते हैं, भूगोल के रूप में पढ़ते हैं, विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। तो विभिन्न विषयों में सामग्री का समावेश तो टीचर पढ़ाता है और लिखित एग्जाम उनका होता है। कॉलेज शिक्षा में स्वतंत्र पाठ्यक्रम होता है, बिल्कुल यूनिवर्सल एनवायरमेंटल एजुकेशन, टीचर पढ़ाता है, लिखित होता है। अब उनको सम्मान भी दिया जाता है, पुरस्कार भी मिलता है, जो फर्स्ट आएगा उसको पुरस्कार मिलेगा, जिसको केवल प्रशस्ति पत्र लिया तो सम्मान मिलता है। ये उनका उत्प्रेरण है। इधर आपको बताया अनौपचारिक में 4 कैटेगरी बनाई, कार्यरत मध्यम कर्मचारी, आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट, निगम, जितने भी जो कर्मचारी हैं, या उच्च एवं अन्य प्रशासनिक आदि, शिक्षित वर्ग जो समाज में निहित है, अशिक्षित वर्ग जो इलिटरेट है,
इन सबको मीडिया तो देता ही है, और मीडिया के अलावा इन दो ग्रुप में जो कर्मचारी हैं चाहे प्रसार अधिकारी, वो वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, कार्य संगोष्ठियां करते हैं, वहाँ एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करते हैं, एक्सपर्ट उनको उस पर लेक्चर देते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं, और उनका उद्बोधन के माध्यम से इन पे बड़ा असर आता है। फिर व्यवहार में वो उतना, और वो उधर श्रम उस मीडिया के द्वारा देख करके अपने व्यवहार में आता है कि पेड़ों को नहीं काटना है, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, गंदगी को नहीं फैलाना है। तो इस प्रकार की हमारी जो शिक्षा प्रदान करने का तरीका है वो इस रूप में यदि आप अपने दिमाग में बिठाते हैं तो विशेष रूप से आपको इस एजुकेशन में बड़ा फायदा मिलेगा। खैर, समय समय पर आप इस पे बड़े जोरों से, आज एक अपना उद्देश्य था कि पर्यावरण शिक्षा में क्या क्या पॉइंट है, तो मैं पुनः आपको एक बार चाहे रिपीट कर देता हूं कि वास्तव में जो पर्यावरण के अंदर हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो पर्यावरण क्या है, चाहे आप प्रस्तावना माने, चाहे भूमिका माने, चाहे उसकी परिभाषाएं माने, वो अपन उसको और अलग से पढ़ेंगे। फिर हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल का मुखिया सूर्य है, सूर्य के चारों 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं, उपग्रह हैं, और ये हमारे जो उल्का पिंड के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फिर पृथ्वी इसका मेन, सौर मंडल में पृथ्वी आ गई, लेकिन वहां जैसे कॉमन उसकी बात की, फिर पृथ्वी को अलग से, पृथ्वी की जो भूगर्भिक कंडीशन है जियोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसके जो अंतर लेयर है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके जो मंडल है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल। फिर उसके जो चक्र हैं, चाहे वो वाटर साइकिल है, चाहे ऑक्सीजन साइकिल है, चाहे नाइट्रोजन साइकिल, चाहे कार्बन साइकिल है, वो जब है, अब उस सारे चक्र के बाद इकोलॉजी बनता है, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में एक घर है, इको है, और उसका जो अध्ययन कर रहे हैं सामाजिक पूरे संपूर्ण घर का, वो इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी अलग, प्लांट इकोलॉजी अलग। अब इकोलॉजी में आपने अध्ययन कर लिया फूड चेन, फूड वेब के बारे में, फिर आता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो संसाधन है संपूर्ण, वो प्राकृतिक संसाधन, गिफ्ट ऑफ नेचर है, वो समाप्त नहीं होने वाले भी, समाप्त होने वाले भी। फिर उनका फर्दर क्लाइम, तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे। फिर हमारे यहाँ वन है, वन में क्या क्या होता है, फिर वन्य जीव है, ऊर्जा, मैंने कहा ना ऊर्जा नहीं तो नष्ट होती है ना उसका निर्माण होता है, ऊर्जा का रूपांतर होता है, आदान प्रदान होता है। ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स नियम फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, ऊर्जा एनर्जी फ्लो भी है। फिर उसके बाद ये तो हमारी उपस्थिति हुई, उपस्थिति के बाद होता है कि पर्यावरण में प्रदूषण फैल गया, जिसपे हमने बड़ा उदाहरण बताया मेटाबॉलिक एक्टिविटी के माध्यम से। फिर हमारी समस्या है, फिर हमारा उसके लिए कानून बना है, फिर उसके लिए हमने प्रबंध किया है। भाई आपने कहा प्रबंध किताबों में पढ़ा जाता है कि आप एज ए पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में क्या प्रबंध करेंगे, क्या एक्ट बनेंगे, तो नियम कानून बने। फिर उसके बाद में उस प्रबंध के बाद में उनके लीगल कानून बनाए गए, न्यायिक प्रक्रिया है, जिन पे लेख आता है, निबंध आता है, प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और उसके बाद में लास्ट आता है पर्यावरण शिक्षा, कहीं आगे भी है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व। फिर वो कैसे दिया था, खेलों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक, तो बहुत विस्तृत है। लेकिन घूम पर के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर रिलेटेड टू ईच अदर, इंटरडिपेंडेंसी, ये सब बातें अपन समय समय पर इसका अध्ययन करेंगे। मैं जहां तक समझता हूं कि थोड़ा ओवर लिमिट हो जाए, या अपन होच पोच हो जाए, या इस पे थोड़ा चीज जो हमें समझना प्रॉपर, उससे अपन वंचित ना रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक को थोड़ा आत्मसात अपने तरीके से करके फिर आप उसको आगे के लिए इसकी भूमिका को अपन बनाएंगे। और मैं यहाँ तक समझता हूँ यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करके दूसरों तक फैलाएं। ये हमारे समय की ज्वलंत मांग है, पूरे विश्व की समस्या है, और इस पर्यावरण पे यदि हमने विजय प्राप्त कर ली तो हमारा मतलब जो सारे उद्देश्य हमारे पूर्ण होते चले जाएंगे। धन्यवाद।